नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए घातक विमान हादसे के बारे में। देश का एक ड्रीम लाइनर विमान कैसे डेथ लाइनर बन गया। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से तय प्रोटोकॉल के तहत ये जांच फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच के लिए टीमें जो है भेजी जा रही हैं। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड अपनी टीम जांच में सहयोग करने के लिए भेज रही है। सिविल एविएशन एक्सपर्ट कई तरह की संभावनाएं इस हादसे को लेकर जता रहे हैं। इसमें इंजन फेल से लेकर ज्यादा वजन तक की थ्योरी जो है सामने आ रही है। जानेंगे आखिर 30 सेकंड में क्या हुआ, बोइंग प्लेन क्यों क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश की थ्योरी आखिर क्या है, पायलट की चूक हुई या इंजन फेल हुआ। चर्चा में हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक ही फ्लाइट में सवार 250 से ज्यादा जिंदगियां, अब उनके पीछे सिर्फ तस्वीरें, यादें और कुछ अधूरे सफर रह गए हैं। इस हादसे ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में आखिर सुरक्षा की गारंटी अधूरी क्यों रह जाती है। जांच की रिपोर्ट का देश को इंतजार है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से तय प्रोटोकॉल के तहत ये जांच की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच टीम आई है। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड अपनी टीम जांच में सहयोग करने भेज रही है। सिविल एविएशन एक्सपर्ट कई तरह की संभावनाएं इस बीच जता रही है। इसमें इंजन फेल से लेकर ज्यादा वजन तक की थ्योरी शामिल है। जानेंगे 30 सेकंड में आखिर क्या हुआ, बोइंग प्लेन क्यों क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश की थ्योरी आखिर क्या है, पायलट की चूक हुई या इंजन फेल हुआ। लेकिन उससे पहले अब तक का अपडेट जान लीजिए। सुरक्षा प्रक्रियाएं और जांच अब अधिक सख्त की जा रही है, क्योंकि इस दुर्घटना ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद है और हजारों लोग अस्पताल और मोर्चरी के बाहर अपने परिजनों की पहचान के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। वो सीधे घटना स्थल गए, वहां राहत कार्यों का जायजा लिया, सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल यात्रियों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों से बात की, उन्हें ढांढस बंधाया। यही नहीं, पीएम मोदी ने इकलौते जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। यहाँ तक तो सब ठीक था। ऐसे हालातों में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी दुख भरी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पर फिर भी इन सब के बीच वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासत हादसों पर भी हावी हो सकती है। तब जब पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ आकर सांत्वना में लगा हुआ है, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग लिया है पीएम मोदी का इस्तीफा, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा। अपने पोस्ट में वो 1950 का जिक्र करते हैं और दुहाई देते हैं कि रेल पटरी से उतरी थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था और इसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूँ। गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग उन्होंने की है ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। पूरे मामले पर लोग बाग कह रहे हैं कि सियासी रोटी सेकना बंद कीजिए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक हादसा है और इसकी जांच की जाएगी। कुल मिलाकर ऐसे हर हादसे में जान की कीमत बराबर होती है, लेकिन सियासत की कीमत अलग अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बिल्कुल, तो सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा है। क्या इसके पीछे कोई लापरवाही हुई है, क्या इंजन फेल हुआ है, तमाम तरीके के संभावनाएं फिलहाल लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो विनोद दत्ता जी, शुरू करना चाहूँ क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई इस घटना के बाद पूरा देश दुखद है और पहली बार ऐसा
कहें कि हो रहा है इतिहास में, जब विमान में जितने लोग सवार थे उससे ज्यादा लोगों की इस घटना में मौत हुई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 265 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। शुरू से हम शुरू करेंगे, जो स्टार्टिंग का वीडियो सामने आया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वही वीडियो दिखाया जाए जिसमें विमान जो है उड़ता है और अचानक से एल्टीट्यूड से घटकर वो जमीन से जा टकराता है। इसके पीछे संभावित कारण आपको क्या लग रहे हैं? क्या इंजन बंद हुआ है? क्या कोई तकनीकी खामी आई है? क्या इसके पीछे आपको कारण है? हालांकि हम में धैर्य है, हम इंतजार कर रहे हैं पूर्ण जांच का, लेकिन संभावनाएं हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो आपने खुद ही कहा कि एक विवेचना का विषय है, क्योंकि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी तब तक इन चीजों का पता नहीं लग सकता, क्योंकि बोइंग की एक टीम वहां से रवाना हो चुकी है। एआई जिसका आपने जिक्र किया अभी न्यूज रिपोर्ट में, उसकी एक जो समिति थी उसका गठन हो चुका है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, क्योंकि जो क्रैश साइट थी वो अक्सर ब्लैक बॉक्स ढूंढने में दिक्कत आती है अगर कोई जंगल में या किसी समुद्र में इस तरह का कोई हादसा होता है। लेकिन ये एक रिहायशी इलाका था, तो वहाँ मतलब ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और अथॉरिटीज ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। रही बात संभावनाओं की, देखिए इसमें कुछ भी अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, इसमें किसी तरह के सैबोटाज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक प्रत्यक्षदर्शी, जो एक खुशनसीब इसमें जो पैसेंजर थे, उन्होंने जो अपना मतलब एक्सपीरियंस बताया है कि एक बड़ा धमाका हुआ, और क्योंकि 2 मिनट कोई बहुत ज्यादा वक्फा नहीं होता है, तब तक लोग सेटल ही हो रहे होते हैं। अक्सर लोग अपने मोबाइल लास्ट मैसेजेस मतलब दे रहे होते हैं घर वालों के लिए कि अब मैं एयरबोर्न होने वाला हूँ, तो तब तक वो संभल पाते, तब तक ये हादसा हो गया। इसके अंदर देखिए, क्योंकि करीब 1.25 लाख लीटर का फ्यूल था, तो ये क्योंकि लंबी उड़ान थी लंदन तक की, तो इसमें जो फ्यूल और इम्पैक्ट जो होता है, तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि टीएनटी का गोला बन जाता है। तो एक कारण तो ब्लास्ट और इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है, दूसरा बर्ड हिट केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे जनरली बर्ड हिट केसेस मतलब हो सकते हैं, लेकिन इतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं हो सकता। तीसरी चीज है इसमें, कहते हैं कि इंजन फेलियर। बताइए, ये भी जा रहा है 1000 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल था, क्योंकि नॉन स्टॉप फ्लाइट से सीधा लंदन जाके रुकनी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि 1.25 लाख लीटर के करीब इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल था, और वो आप देखिए कि जब वो इम्पैक्ट से फटता है, तो अक्सर जितने एयर क्रैशेस होते हैं तो उसमें जो बर्न इंजरीज हैं, क्योंकि 2-3 तरह से इम्पैक्ट होता है। एक तो जैसे अगर बहुत ऊंचाई से कोई हवाई जहाज गिरता है तो वो करीब 300-350 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आता है, और इम्पैक्ट की वजह से जो उसमें यात्री होते हैं उनकी मौत हो जाती है, या कई लोगों की हार्ट फेल की वजह से हो जाती है, क्योंकि बड़े वेग से वो धरती पे आता है। यहाँ क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं थी, करीब 600-625 मीटर की हाइट पे ये क्रैश हो गया। उसका जो गियर लैंडिंग था या उसकी जो पावर थी, जब उसने मेडे कॉल दिया, तो पायलट के जो लास्ट शब्द जो बता रहे हैं चैनल्स वगैरह, तो वो ये थे कि भाई आई एम नॉट एबल टू पुल अप द इंजन, मतलब मैं इंजन को अभी नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें पावर नहीं रही है। तो इसका मतलब एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई फ्यूल जो है उसमें कोई एडल्ट्रेशन हो, या इंजन फेलियर की वजह से वो अपना टेक ऑफ नहीं कर पा रहा होता है। अगर यही कोई थोड़ी और ऊंची हाइट पे होता तो शायद पायलट को काफी समय मिल जाता थोड़ा सा मतलब अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन नीचे रिहायशी इलाका था और इतना बताया 3 मेडे कॉल शायद लिए जाते हैं, आप मुझे ठीक करिए अगर मैं गलत हूँ, तो शायद एक ही कॉल समय रहते दिया गया था, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम था, कुछ सेकंड्स का ही वक्त था उनके पास। जी, क्योंकि मेडे कॉल जब तक वो देते और जब तक जो लोग उसे रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए होता है, वो अपने एक्शन में आते तब तक ब्लास्ट हो चुका था। तो इसमें जो रिएक्शन टाइम था वो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज 1:38 पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है और 1:40 पे ये हादसा हो जाता है। तो इसमें मतलब किसी के लिए भी कोई एक्शन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये बहुत ही दर्दनाक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की भी जांच होगी, इंजन फेलियर की भी जांच होगी। हालांकि बोइंग के जितने भी हादसे अगर आप देखें
तो कई बोइंग इस तरह के हादसे हैं, और एक विसल ब्लोअर का आप अभी न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि उस आदमी ने कई बार बोइंग के इंजन में जो खामियां थी उसको उजागर किया था, और उसकी एक मौत भी हो गई थी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एसी को लेकर शिकायत करता है, विंग्स को लेकर भी काफी बातें बोलता है, काफी ज्यादा अनयूजुअल ये लग रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और देखिए कोई भी मशीन मुकम्मल तरीके से सेफ नहीं होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर भी होती है, क्योंकि पायलट की भी, हालांकि पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, 8,200 किलोमीटर आवर्स का उनका एक्सपीरियंस था। तो क्रू तो बहुत ही, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जनरली जो एक्सपीरियंस क्रू होता है उसको ही डिटेन किया जाता है, और सारी चीजें मतलब जितनी भी एयरक्राफ्ट की क्लियरेंस थी या जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जो SOPs हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन ये सारा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि क्या, क्योंकि हवाई जहाज खुद दिल्ली से अहमदाबाद आया था उड़ के, तो अगर कोई इस तरह की खामी होती तो यकीनन जो पायलट था, जिसने वहां लैंड किया था, और क्रू जब चेंज हुआ तो वो बताते वहां ग्राउंड स्टाफ को कि भाई इसमें ये खामियां हैं या इसमें मुझे ये दिक्कतें आ रही थी। और यही चीज इशारा करती है कि कोई लापरवाही यहाँ पर जरूर हुई है। इसी के साथ दर्शकों को 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जायजा लेने पहुंचे। दूसरी तस्वीर DVR वहां पर मिला है। तीसरी तस्वीर तबाही का जो खौफनाक मंजर है वो सामने आया, और चौथी तस्वीर आप देखेंगे सैंपलिंग वहां पर चल रही। सैंपलिंग का मतलब है कि इतनी ज्यादा बुरी हालत में डेड बॉडीज वहां पर मिली है कि उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकती, इसलिए DNA के थ्रू उनकी जो है पहचान की जा रही है। इसी के साथ सर, ब्लैक बॉक्स को लेकर आपने कहा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। बीइंग अ लेमैन मेरा एक क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉक्स के कई सारे पार्ट होते हैं, FDR होता है, DVR होता है, CVR होता है, और भी शायद कई पार्ट होते होंगे। फिलहाल DVR मिला है, क्या अन्य पार्ट मिलना भी बाकी है या फिर DVR का मिलना ही मुकम्मल होगा? नहीं, देखिए बाकी जो उसके पार्ट्स हैं उनकी भी खोज की जा रही है, क्योंकि मलबा वहाँ काफी था, और बिकॉज क्योंकि एयरक्राफ्ट का फ्यूल बिल्कुल 100% अवेलेबल था, तो वो जो मतलब जो उसके सारे जो पार्ट्स वगैरह कलपुर्जे हैं वो इस तरह से झुलस गए होंगे कि उनको रिकॉग्नाइज करने में भी टाइम लगेगा। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर अपनी रिडंडेंसी होती है, और वो अपने आप में मतलब अपनी उसकी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। तो ये सारी चीजें वहाँ मिलेंगी, क्योंकि पहली तरजीह जो दी गई है वो ये दी गई थी कि पहले तो ये देखा गया था कि अगर कोई उसमें जिंदा बचा है तो उसको बचाया जाए, फिर बॉडीज को रिकवर किया जाए, और उसके बाद जो इस तरह के ब्लैक बॉक्स वगैरह हैं उसको थर्ड प्रायोरिटी दी गई थी, क्योंकि पहले जान माल का जो खतरा है उससे निपटने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स थी उनको प्रेजेंट किया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए सारे जो डिवाइसेस हैं वो मिलेंगे। अगर बाई चांस कोई एक आध डिवाइस नहीं मिलती है तो उसको जो एविडेंस है या जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपके तथ्य चाहिए उनको कोरॉबरेट किया जाएगा और किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और बिल्कुल इंतजार है, और लोगों से भी हम यही कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, संभावनाएं हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है जब पुख्ता जांच इसकी की जाएगी और उसके बाद जो रीजन निकलकर सामने आएगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो मंजर देखने को मिला है उस मंजर को देखकर ऐसा लगता है, दिल डर जाता है, जिस तरीके से वहां पर डेड बॉडीज मिली हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। रोते बिलखते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेहद ही दुखद ये घटना है, त्रासदी के तौर पर इसे कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा। इसी के साथ सर मेरा सवाल ये भी है कि जो ये विमान है, जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जो है, इसकी उम्र जो है 10 से 11 साल बताई जा रही है, यानी 10 से 11 साल ये पुराना है। तो क्या इन सालों को बहुत ज्यादा पुराना माना जाए? क्या टेन्योर होता है इन प्लेन्स का? देखिए, एयरक्राफ्ट वगैरह का क्या है कि इनके जो ओवरऑल्स वगैरह हैं या जो अपग्रेडेशन है वो निरंतर चलते रहते हैं। जो इसका मेन फ्रेम होता है या जो फ्यूसलाज होता है उसको मतलब टेस्ट किया जाता है, और उसके अंदर अगर इंजन का ओवरऑल चाहिए तो वो किए जाते हैं या उनका अपग्रेडेशन है वो किया जाता है। और ये एक काफी मतलब जो सिक्योरिटी और सेफ्टी एंगल से इनको चेक किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी इस तरह की फ्लाइंग मशीन है उसको बिना मतलब रिस्क लिए ही उसको एयरवर्दी सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
तो कई लोगों का ये कहना है कि साहब इतना पुराना वो हो गया था, तो वो एयर फ्रेम्स और उनको देखा जाता है और उसमें भी कई पार्ट्स उनके रिप्लेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो वेयर एंड टेयर है वो एयरक्राफ्ट पे अगर आप देखें स्पीड मतलब वेलोसिटी देखिए और जो वैगरीज और वेदर हैं वो इस तरह से उसके ऊपर करती हैं, करीब 30-35 हजार की हाइट पे हवाई जहाज उड़ता है। और आप देखिए कई बार वो लाइटनिंग, अभी हाल ही में आपने श्रीनगर में देखा था किस तरह से एक एयरक्राफ्ट की जो नोज थी वो डैमेज हो गई थी लाइटनिंग की वजह से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि एयरवर्दी एयरक्राफ्ट होगा। तो एज एक क्राइटेरिया नहीं है, उसमें और 2-3 कंडीशंस हैं जिनको देखा जाता है। लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना फीडबैक मैंने अब तक देखा है और पढ़ा है, कहा जा रहा है बेहद आधुनिक ये प्लेन है, काफी ज्यादा मतलब कहा जाए कि टेक्निकल माध्यम से काफी ज्यादा एडवांस्ड ये प्लेन माना जाता है। लेकिन हादसे का इस तरह शिकार होना कई तरीके के सवाल खड़े करता है, और खासकर लापरवाही को लेकर इसलिए भी क्योंकि देखिए सर, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव हैं उनकी ओर से ये बात कही गई है, खुलासा किया गया है कि डीजीसीए की ओर से एयर इंडिया को पहले भी कई सारे वार्निंग लेटर्स लिखे गए थे, यानी प्लेन्स को लेकर ये वार्निंग लेटर्स लिखे गए थे, संभावित ये टेक्निकल इश्यूज को लेकर ही लिखे गए होंगे, जब वार्निंग लेटर्स लिखे गए होंगे। तो क्या ये इशारा करती है लापरवाही के ऊपर और बड़ा संकेत भी? अब देखिए डीजीसीए में पहले भी कई बार इस तरह की रिपोर्टें मिली हैं कि कई एजेंसीज को या कई फ्लाइट जो आपकी कंपनीज हैं उनको कई बार जब उनके एयरक्राफ्ट या जिनके सेफ्टी नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया, फिर भी उनको एयरवर्दी सर्टिफिकेट दे दिया गया या उनके एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न कर दिया गया। तो इसकी काफी शिकायतें भी मिली हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुए हैं। लेकिन मुझे मुझे पूरा यकीन है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो डीजीसीए से दोबारा इसकी रिपोर्ट मांगेंगे और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से एयर इंडिया को टाटा समूह ने ले लिया है तो मुझे नहीं लगता टाटा एक ऐसी रिलायबल एजेंसी है कि वो इस तरह की चीजों पे ध्यान देंगे। आप देखिए उन्होंने एकदम ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजे का अनाउंस किया है। तो टाटा एक ऐसी कंपनी है जो जिसने हमेशा इंसानों को और इंसानियत को तरबियत दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि स्वर्गीय रतन टाटा जो खुद एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, तो उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान दिया होगा और जो बाकी इनके ऑफिशियल्स हैं वो भी इस पे तवज्जो देंगे। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी नॉर्म्स क्योंकि हर जगह जहाँ भी मानव बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी प्रलोभन या किसी प्रेशर के कम करने के वजह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लेकिन ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएंगी, तब तक अनुमान लगाना केवल एक कंजेक्चर है या जेस्चर। बिल्कुल। और इसी के साथ जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया, लेकिन दुखों का पहाड़ देखिए इस कदर टूटा है कि लोगों की ओर से जो परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं अपनों की तलाश में, उनकी ओर से कहा अगर आप हमसे 2 करोड़ रुपए ले लीजिए लेकिन हमारे परिजन को हमें लौटा दीजिए। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कि समझिए कि दिल को चीर देती है। मतलब ये घटनाएं जब होती हैं, जब अपने खोते हैं लोग, तो बेहद ही दुखद हो जाता है। और यहाँ तो 265 जाने गई हैं, 242 लोग जो है सवार थे प्लेन में, लेकिन हालांकि एक शख्स जो है विश्वास उनका नाम बताया जा रहा है जो कि बच गए हैं। सर, विश्वास का बचना भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद आग की लपटों से वो खुद चलकर बाहर आते हैं। जरूर कुछ चोटें आती हैं लेकिन खुद के दर्द की कहानी वो बयां कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। हाँ, देखिए वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, क्योंकि ये बिल्कुल जो कहावत है वो चरितार्थ होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि मौत के मुंह से वो बिल्कुल चलते हुए आए और ये पूरे विश्व के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो जीवित आए। हालांकि पूरा विश्व ये कामना कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जीवित बचे। तो वो क्योंकि उनकी सीट 11A थी और इम्पैक्ट से उनका जो कहना है वो बता रहे थे कि साहब वो बिल्कुल डिसमेंबर हो गई। तो उन्हें थोड़ी सी वहां से कुछ रोशनी वगैरह दिखाई दी, क्योंकि ये रिहायशी और हाइट ज्यादा नहीं थी एयरक्राफ्ट की, करीब 600-650 फीट ही थी। तो वो उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और जो वो पोर्शन था वो कट के एक दूसरी जगह गिरा है। क्योंकि अगर वही
वो गिरता तो वो एकदम आग के जो गोले हैं उसकी चपेट में आ सकते थे। तो ये भगवान की उन पे बड़ी कृपा थी और मतलब हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होके अपने परिवारजनों के पास जाएं। लेकिन ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक और भगवान की इसमें लीला ही मानेंगे इसको। बिल्कुल सर, और ये ऐसा चमत्कार था जिससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जिस तरीके से वो बाहर निकल कर आते हैं, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक इंसान का बचना भी एक आस है कि कोई ना कोई तो इस हादसे में बचा है, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई, बहुत कम ऐसी उम्मीद थी कि कोई इसमें बच पाएगा। और इसी के साथ बात की जाए सर, जैसे कि आपने बताया कि समय बहुत ज्यादा कम था, एक मेडे कॉल दी गई, आगे अगर कॉल दी जाती तो उसके लिए वक्त नहीं था। क्या अगर विमान थोड़ा ऊपर होता या कुछ समय और होता तो कुछ उस स्थिति में किया जा सकता था? पायलट के हाथ में आखिर क्या स्थिति थी, पायलट क्या कर सकता था उस स्थिति में? देखिए, पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस थे और पायलट्स के पास हमारे पास उनकी जानकारी भी है। सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर, ये दो पायलट और को पायलट थे जिनका 8000 से ज्यादा का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस रहा है। 8000 मतलब सर काफी अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस कहें। बहुत एक्सपीरियंस है। और आप देखिए, जनरली जितने एयर क्रैशेस वगैरह देखे गए हैं, तो वहाँ जो क्रू है या जो पायलट हैं खासकर, उनके पास उन्हें मालूम था कि हम मतलब एयरक्राफ्ट एक त्रासदी की तरफ जा रहा है या एयर क्रैश की तरफ जा रहा है। वो अपने आप को बचा भी सकते थे या मतलब हालांकि वो एक्सीडेंट बड़ा मतलब इंटेंस था, लेकिन जनरली पायलट्स वगैरह का ये रहता है कि वो किस तरह से बाकी के लोगों की जान बचाएं, क्योंकि वो मतलब उसमें कॉकपिट में बैठे हुए हैं, तो उनका धैर्य ये रहता है कि जितनी भी जानें हैं, जितने लोग उसमें मुसाफिर सवार हैं, उनको कैसे बचाया जाए। अगर थोड़ी और हाइट होती तो रिएक्शन टाइम पायलट्स को मिल सकता था, तो और मतलब कोई इनोवेटिव आइडिया या कोई फौरी इलाज करके मतलब इस हादसे को या तो अवॉइड किया जा सकता था या उसमें उनके पास रिएक्शन टाइम था। लेकिन रिहायशी इलाके से हटकर कोई ऐसे सुनसान इलाके में लैंड किया जा सकता था। जी जी जी। सर, एक और सवाल मन में आता है, क्योंकि इस हादसे की तस्वीरें सामने, इतने लोगों की जान चली गई है। सर, वो चंद सेकंड, 30 या 40 सेकंड वो रहे जिस दौरान ये प्लेन उड़ता है, और क्या जो उस विमान में सवार लोग थे, अन्य जो सामान्य यात्री थे, क्या उनको खैर खबर रही होगी कि विमान जो हादसे का शिकार होने वाला है? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से वो विमान उड़ रहा है, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर कोई टर्बुलेंस नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई इम्बैलेंस नजर आ रहा है। तो क्या पायलट की ओर से कुछ ऐसी बात कही गई होगी यात्रियों को इत्तला कराने के लिए कि ऐसी कोई स्थिति बन रही है, या फिर यात्री बिल्कुल ही बेखबर रहे होंगे इससे? एक्चुअली देखिए, जब तक मतलब यात्रियों को पता लगता कि क्या हो रहा है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इसमें रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं रहा था। और जब तक यात्री समझते, क्योंकि पहले तो कोशिश पायलट यही करता है कि मैं एयरक्राफ्ट को संभालूं और एयरक्राफ्ट को अपने जो फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री है उसमें ले जाऊं। जब उन्होंने पुलअप करने की कोशिश की तो लेकिन एयरक्राफ्ट पुलअप नहीं हुआ, उसमें पावर नहीं थी, तभी उन्होंने मेडे कॉल दिया। अब उन्हें पता था कि साहब ये मतलब एयरक्राफ्ट अगर नीचे जा रहा है तो 600 फुट क्या हाइट होती है, कुछ नहीं होती है। और हवाई जहाज की जिस तरह की स्पीड होती है, आपने देखा होगा जब टेक ऑफ पे, तो इसमें बिल्कुल समय नहीं मिल पाया और ना ही पैसेंजर्स को कुछ पता लग पाया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप देखें तो हर एक के पास ये सेलफोन्स वगैरह होते हैं, तो जनरली कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड होते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का वीडियो वगैरह भी कहीं मिला है या कोई इस तरह का एविडेंस देखा है, क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम था। जब तक लोग समझ पाते क्या हुआ है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि चंद सेकंड का ये समय रहा जब अचानक से उड़ता है और अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सर, इसके बाद एक और सवाल ये भी उठता है कि जो ये विमान है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ये हादसे का शिकार हुआ है, क्या इसके बाद इस विमान पर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इसकी सभी कैटेगरीज जो हैं वो काफी ज्यादा अत्याधुनिक है, लेकिन इसके बाद भी ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो क्या इसको लेकर कोई ऐसा ट्रस्ट इशू देखने को मिल सकता है? तो एजेंसीज हैं, क्योंकि एवियोनिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि वो जो भी इसमें खामियां पाई जाएंगी, या पहले तो ये एस्टेब्लिश किया जाएगा क्या ये ह्यूमन एरर थी, क्या ये टेक्निकल ग्लिच थी, क्या ये सैबोटाज था, क्या इसमें रिफ्यूलिंग जो अपना फ्यूल था उसमें
कोई मतलब कंटेमिनेशन था या उसमें कोई मिलावट थी, या मतलब ये सब चीजें पता करके ही उसमें बताया जाएगा। अगर कोई ह्यूमन एरर रही है तो बोइंग को क्लीन चिट दी जाएगी, और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि भाई किन हालातों में हुआ, क्योंकि वेट टू टेम्परेचर रेशियो वो भी देखा जाएगा कि भाई किस तरह से इन सब चीजों का जो विश्लेषण है वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स करेंगी। बिल्कुल सर, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं कि इंजन बंद हो गए, फ्यूल बहुत ज्यादा था, और होना भी ज्यादा लाजमी, क्योंकि जैसे ही वो उड़ता है कुछ चंद सेकंड में वो जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा फ्यूल उस समय उसमें मौजूद था। लेकिन थ्योरीज पर हम नहीं जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं पुख्ता जांच का। पुख्ता जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा वो उस पर एतबार किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बेहद खास चर्चा के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।